रुकना एक मिनट। जस्ट एक मिनट। तुम लोग घर जा करके पढ़ रहे हो, कुछ क्वेश्चंस बना रहे हो तुम लोग इस पे? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक लिंक दे रखा है मैंने, रेजो वगैरह वाली। वो वेबसाइट पे जा करके ना सर्च करोगे, तुम्हें डाउनलोड नहीं करते आएगा तो पूछना, बट वहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो तुम, और उन क्वेश्चंस को बनाओ ड्यूली। उन शीट्स में क्या होती है, एरर कम रहती है काफ़ी ज़्यादा। अरे भी इफेक्ट नहीं रहता इतना, तो अच्छी बात रहती है। वो एक लिंक शेयर किया था ना जैसे मैंने, मैथ्स और फिजिक्स के लिए, रिसेंटली कल या परसों किया था मैंने। वहाँ उसमें ढूंढना तुम उस वेबसाइट को। उसमें क्या होता है, वो क्लिक बेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वैसे। क्लिक बेट मतलब जानते हो कि वो ऐड वगैरह दिखाने के लिए, बट उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है उसमें से डाउनलोड करने का। वो तरीका अपनाओगे तो हर बार मिल जाता है। ठीक है। आशीष क्या हो गया भाई, तुम एब्सेंट रहते हो, कभी रहते हो कभी नहीं रहते हो। ये भूल जाओ कि मुझे मतलब नहीं रहेगा, तुम एब्सेंट रहोगे क्या रहोगे, एक बार रीज़न बता दो, कोई जेन्युइन रीज़न है तो बात अलग है। बाकी दिस वे, आखिरी में फिर मुझे ही कंप्लेन मिलेंगे तुम्हारे पेरेंट्स से कि सर आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे नहीं निकल रहे हैं। इफ यू हैव सम रियली जेन्युइन रीज़न कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता था, मर ही जाते क्लास करते तो, तभी तो अलग बात है। बाकी यू हैव टू मैंडेटरी, यू शुड ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास यार, चाहे कुछ भी हो जाए। आई नो ईच एंड एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल ऑनलाइन, ईच एंड एवरी रिसोर्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे बेटर टीचर भी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है। बट यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सिस्टम, उसी सिस्टम के हिसाब से तुम्हें चलना है। ठीक है। बाकी रिसोर्स तो वो सबके भी रखे हुए हैं कि तुम पीएचडी कर लो भाई, तुम इन्वेंशन कर लो नए, बट कर लिए क्या तुमने इन्वेंशन अभी तक? नहीं किए हो। दैट इज हाउ इट गोज। कोई भी पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो करो, बट उसको अच्छे से फॉलो करो, बिल्कुल ट्राई करो कि कुछ भी हो जाए एब्सेंट नहीं करना है। कोई बच्चा नहीं क्लियर कर सकता, मैंने तुम्हें कई एग्जांपल गिना सकता हूँ जिन्होंने एब्सेंट करके गलती करी है। इन एनी केस हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे आज। कल हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने ये बोला था कि उस थ्योरी में वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात नहीं हुआ था। ठीक है। ओके। बट इस थ्योरी में होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। उस थ्योरी में क्या होता था कि हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती थी कि क्या वो पैरामैग्नेटिक है, क्या वो डायमैग्नेटिक है, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल करके आती थी? स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोई ढूंढ करके निकाल करके तुम्हें दे दिया वो इन्फॉर्मेशन, बिल्टअप पूरा दे दिया उसने। ठीक है ना। बट यहाँ पे वो ऑर्डर ही याद कर लेंगे कौन कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, कौन कौन बना ही देंगे उनको डायमैग्नेटिक, कौन कौन बना ही देंगे उनको पैरामैग्नेटिक, वो इसमें इस थ्योरी में खुद ही याद कर लेंगे अपन। ठीक है। याद रखना कि ये थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर जे एडवांस। ठीक है ना। ऑफ ऑल द थ्योरीज, ऑफ कोर्स लास्ट में जो पढ़ रहे हो सबसे एडवांस थ्योरी है, सबसे कम गलतियां हैं। कम गलतियां ना, ऐसा नहीं कि जीरो एरर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब फेल हुई, जो इसकी इनहेरेंट कमी है इसमें, इस थ्योरी में जो कमी है, इनहेरेंट मतलब इस थ्योरी के साथ साथ आई हैं वो कमियां। जब ये थ्योरी फेल हुई तो जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और वो थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल रही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट ये नहीं पढ़नी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमारे ईयर में, 11th 12th में नहीं पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। सिर्फ वो जो ऑक्सीजन वगैरह के लिए अप्लाई करते थे ना, उनके लिए बस अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विल बी द आखिरी थ्योरी।
ट्राई करना कि एक भी पार्ट जो तुम ना समझो उसको वहीं पे क्लियर कर लो। देखो, वाह, देखो एक बात याद रखना, इट्स डिटेल्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ठीक है ना, सच में बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। हमें कैसे आया वो नहीं जानना है, जहां तक हो सके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे आया कोई भी पॉइंट, बट उसको एग्जैक्टली कैसे डिराइव किए, अगर वो नहीं बनता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये वाला पार्ट याद रख लो, बिकॉज हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें जेई निकालना है बस। ठीक है, ओके। द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हर जगह रहेगा, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, ये बात तो जानते हैं, नथिंग न्यू ओवर हियर। ओके, देखो, ये बोलता है, तुम पहले भी सुन रखा होगा तुमने, कि जैसे कि कोई एक ऑर्बिटल है मान लो, लेट अस से देयर इज सम ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल को कोई एक लिगेंड अप्रोच कर रहा है। लेट अस से दिस लिगेंड इज अप्रोचिंग द सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड को, सॉरी ऑर्बिटल को। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास में, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखते हुए इसके जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं, है ना, वो अपने आप को रीओरिएंट कर लेते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो सबसे मिनिमम एनर्जी वाली बने, सबसे ज़्यादा स्टेबल बने। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन, सॉरी, जब ये अप्रोच करते हैं तो ऑर्बिटल्स के साथ में, ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्बिटल्स अपने आप को रीओरिएंट करते हैं। अब इनके अप्रोच करने के चलते ऑर्बिटल के रीओरिएंटेशन का असर सभी में होता है, एस में भी होता है, पी में भी होता है, डी में भी होता है, एफ में भी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके डी ब्लॉक में जाते हैं, तो इनका असर सबसे ज्यादा डी पे देखा गया है। इनके सबसे ज्यादा असर जो डी पे देखा गया है उसको पढ़ना है हम लोग को, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, ऑल्दो एवरीवन गेट अ इफेक्ट, डी ब्लॉक एक्सपीरियंसेस द मोस्ट इफेक्ट फॉर आवर स्टडी ऑफ कंसर्न। ये फैक्ट बात याद रखना है। ठीक है, ओके, देखो, डी में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लो यार कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले फिजिक्स में थी, सबसे पहले फिजिक्स में यूज हुआ था। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करता था ये। समझ रहे हो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन को एक्सप्लेन करता था, इनके कंपाउंड्स में, Na प्लस सी एल माइनस के कंपाउंड्स में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिकली देख रहे थे, तब फिजिक्स के हिसाब से देख रहे थे, समझो Na और Cl का। अब सोचो Na प्लस क्या होता है, ये बताओ मेरे को। Na प्लस में ऐसे यहाँ पे कितने लोग रहेंगे? 11 प्लस रहेंगे, सोडियम 11 है ना, तो 11 लोग यहाँ पे रहेंगे, 11 प्रोटॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ रहे हो? क्लोरीन में भी ऐसे ही कुछ होगा, क्लोरीन के पास भी जो 17 प्रोटॉन है वो रहेंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जब ये कैटायन है ना असली में रहने के लिए, तो है ना, और ये एनायन है, तो जो रिपल्शन फेस करते थे, सुनते जाना, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, बिकॉज दिस इज जस्ट इंट्रोटो, मैं लिख करके टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। जो रिपल्शन फेस कर रहे हैं सोडियम के कैटायंस के इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक कैटायन, सोडियम का यहाँ पे कैटायन को देख रहे हैं, बट सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, Na प्लस के पास में सोडियम के इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के चलते। ठीक है ना, उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता था। ठीक है, कुल मिलाकर के ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन दे रहे हैं वो एक्सप्लेन होते थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ऑफ कोर्स देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू, ये अट्रैक्शन तो है ही, है ना, ये अट्रैक्शन कैसे चले जाएगा। बाकी इसी थ्योरी को ना फिर सोचा गया कि चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेकर के आते हैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन है, उधर नहीं जानना है हमको फिजिक्स में क्या होता था करके। ठीक है, बट समझ रहे हो यहाँ पे किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग?
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्ट बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इसको हम लोग किस में अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड नहीं होता इसमें, ये तो एक प्योरली आयनिक बॉन्ड है। जो ओवरऑल बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे बॉन्ड्स रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं, जिनको कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, चलो, है ना, शेयरिंग होती है ना यहाँ पे, डोनेशन टाइप की शेयरिंग, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना यहाँ पे। तो जो चीज एक्चुअली आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई थी, उससे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, समझ रहे हो क्या, यही जाकर के आगे इसकी लिमिटेशन बनती है कि परफेक्टली इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बिकॉज द नेचर ऑफ बॉन्ड ओवर हियर इज कोवैलेंट। ठीक है, इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एमओटी लाया गया था। बट अगेन ये सब बातें इंट्रोडक्टरी हैं, वी डोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ दोज, वो जेई के हिसाब से बिल्कुल जीरो इंपॉर्टेंस है इन सब बातों का। ठीक है, अब डी डी एलिमेंट्स में आते हैं, डी डी वाले में, डी ऑर्बिटल वाले में, डी एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल में आते हैं। तो कितने प्रकार के रहते हैं, 5 प्रकार के रहते हैं, जानते हो क्या, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है, और क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता है। ठीक है, और ये सब कहाँ से आता है, श्रोडिंजर को सॉल्व करने से। ठीक है ना, वो सब नहीं करना है हम लोग को सॉल्व। और एक्स वाई कैसे दिखते हैं बताओ मेरे को, समझ रहे हो, जल्दी जल्दी बना देता हूँ। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और ये लोग कैसे दिखते हैं, ये लोग दिखते हैं ऐसे। कुछ गलत बना रहा हूँ यहाँ क्या मैं, बताओ मेरे को। ये ऐसे ही होता है ना, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, तो घर पे चेक कर लेना। आर एंटायर पर्पस इज दिस कि यहाँ पे एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, और यहाँ पे एक्सिस के अलोंग अलाइंड है ये दोनों में, और यहाँ पे एट 45 डिग्री विथ एक्सिस अलाइंड है, ये बात ध्यान दे रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि जब लिगेंड आएंगे अलोंग एक्सेस हिट करने, तो ज्यादा रिपल्शन किनको फेस होगा, ऑफ कोर्स ये दोनों को ज्यादा रिपल्शन फेस होगा, इनके ऑर्बिटल अलोंग द एक्सेस है, ठीक है, और इनके ऑर्बिटल एट 45 डिग्री है। अच्छा तुम लोग ये पूछ सकते हो, है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, सर जो लिगेंड आएंगे वो अलोंग एक्सिस ही आते हैं क्या, ऐसा नहीं है, वो जिधर से भी आते हैं उनको एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो जेड एक्स नाम है ना, ये नाम भी इसी के हिसाब से रखे गए होते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल बंदा आता है ना, तभी एक्स वाई जेड डिफाइन हो पाता है। ठीक है, उससे पहले जो लोग वो लोग ओरिएंटेड हैं उसमें एक्स वाई जेड नाम नहीं रखते हैं। एक्स वाई जेड आर कन्वेंशनल डायरेक्शन, जब कोई दूसरा बंदा आ जाए। इन एनी केस, अभी समझते जाओ, अभी देखते जाओगे तो कंप्लीटली समझोगे। इन एनी केस, ऐसा मान लो कि एक्सिस के अलोंग आएंगे लिगेंड, और एक्सिस के अलोंग जो लोब्स रखे हुए हैं, लोब, वो इनके रखे हुए हैं। तो जब बाहर से लिगेंड आता है एक डी ऑर्बिटल के पास में, तो ये तीनों सेम टाइप के रिस्पॉन्स दिखाते हैं, और ये दोनों सेम टाइप के रिस्पॉन्स दिखाते हैं। और ये सिंस द लाई अलोंग एक्सिस, दे फेस मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन, दे बिकम मोर एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक, ज्यादा रिपल्शन के चलते मोर एनर्जेटिक बनते हैं ना ये, मतलब लेस स्टेबल स्टेट बनेंगे ये लोग, मतलब सॉरी, समझ रहे हो कि ये ज्यादा एनर्जेटिक बने हैं ना, तो इनमें जाने वाले लोग कंपाउंड को, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को रादर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर से सुनो भाई, हायर एनर्जेटिक वालों को ऑक्यूपाई करना बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं चाहेगा, तो आखिरी में फीलिंग इनकी होगी।
इनमें दो लोगों में आखिरी में फिलअप होंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब लिगेंड डोनेट करेंगे, तो लिगेंड जब डोनेट करेंगे तो सबसे पहले इनको मिलेगा वो। ठीक है। अब ये होता कैसे है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यार, ये एक ना क्यूब में इसको विजुलाइज किया जा सकता है। तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ भी रखा होगा। यहाँ पे टोटल कितने लोब्स हैं? 12 लोब्स हैं। ये बात देख पा रहे हो क्या? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, विजुलाइज, जब हाइब्रिडाइज हो गया हो तो विजुलाइज करो कि ये 12 लोब जो है ना, एट 12 एज सेंटर्स में है। कितने एजेस होते हैं एक क्यूब में? एजेस तो 12 होते हैं ना, तो 12 एज के सेंटर में है लोग। अगर तुम याद नहीं आ रहा तुम्हें एज सेंटर किसको बोलते हैं, तो ये एज सेंटर है भाई। ये, ठीक है। ऐसे 12 जगह पे, और 6 लोब्स हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये जो 6 लोब्स हैं, ये 6 लोब्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन किधर ओरिएंट हो जाते हैं? 6 क्या चीजें, 6 फेसेस होते हैं, तो एट फेस सेंटर। ठीक है ना, तुम समझ गए हो क्या? हाइब्रिडाइज होते ही जो वेकेंट ऑर्बिटल है कैसे रहेंगे? एक क्यूब में ये लोग 12 एज सेंटर पे रहेंगे, और ये लोग 6 फेसेस के सेंटर पे रहेंगे। और यही एक्सिस का डायरेक्शन कहलाएगा हमारे लिए। ये, यहाँ पे तुम्हें 6 एक्सिस के डायरेक्शन दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? प्लस माइनस करके 6 एक्सिस, ऐसे करके देखो। जैसे कि ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, और ऊपर वाले को जेड ले लेते हैं। तो ऊपर में जेड, नीचे में जेड। ठीक है। और ये एक्स वाई के अलोंग 4 लोग। डॉटेड पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, डॉटेड नहीं है ये। ठीक है। तो ये 6 लोग तो ऐसे रखे हुए हैं। और लिगेंड जो आएंगे ना, वो इन्हीं डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे होंगे, या फिर ऐसा सोचो जिस डायरेक्शन से लिगेंड्स आ रहे होंगे। 6 लिगेंड के एग्जाम्पल को लेकर के पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, तो 6 लिगेंड इसी डायरेक्शन से आ रहे होंगे। 6 बना दिया क्या मैंने? ठीक है, 6 बना दिया मैंने। देखो अभी तक सार क्या है? सार अभी तक तुम्हें जो जेई के लिए याद रखना है वो फाइनली बता रहा हूँ। जेई के हिसाब से तुम्हें बस ये याद रखना है कि 3 प्रकार के ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो सेम तरीके से बिहेव करेंगे, और उनको कम रिपल्शन हो रहा होगा। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो क्या? ये सीधा सीधा हेड ऑन इंट्रैक्शन करने वाला है, तो इनको तो रिपल्शन बहुत भरकम हो रहा होगा। और ये क्या चीज़ है, ये वाला जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक्स वाई है ना। एक्स वाई का 2 ही लोब को बनाए हुए, एक्स वाई के पास 4 लोब हैं। ठीक है, ये डी एक्स वाई के लोब हैं। वो भी हाइब्रिडाइज, मतलब अभी हाइब्रिडाइज होने वाले हैं। ठीक है ना। ये लोग डी एक्स वाई के 4 बना दिए मैंने। तो ये लोग एट 45 डिग्री हैं लिगेंड से, देयरफॉर इनको लेस रिपल्शन महसूस होगा। ठीक है। तो जब इनकी स्प्लिटिंग होती है, समझो कि डी जनरेट वर्ड पता है, सबको ही पता होगा। मान लो ये 5 डी जनरेट, डी जनरेट 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल जो है, ये क्या होते हैं? इन एब्सेंस, जब एब्सेंस है, लिगेंड नहीं आया है, तो वो लोग आराम से बैठे रहते हैं, सभी डी जनरेट रहते हैं, पांचों की एनर्जी स्टेट बराबर रहती है। बट जब कोई आ जाता है ना, कोई आ जाता है मतलब 5 लिगेंड आ जाते हैं, तो क्या होते हैं, इनके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है। तब इनकी एनर्जी लेवल उठ जाती है, और इस तरीके से उठती है। ये डायग्राम याद रखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो,
ये तो सेंट्रल लाइन है ना, उसको बैरी सेंटर बोलते हैं। क्या होता है बैरी सेंटर बताऊंगा, बट समझो कि एवरेज लाइन, ऑन एन एवरेज कुछ एक एवरेज लाइन है, ठीक है। ये जितनी एनर्जी के बीच में जितनी एनर्जी का इनके बीच में गैप आता है ना, ठीक है, ये जो एनर्जी गैप है, यही एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग कहलाती है। समझ रहे हो कि जितने एनर्जी लेवल को उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है स्प्लिट होने के बाद में, वही एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग कहलाती है। क्योंकि हम लोग ऑक्टाहेड्रल केस को पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लोगों के अप्रोच को एग्जाम्पल लेकर के पढ़ रहे हैं, तो इसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये याद रखो कि जो ऊपर वाला जो वो है गैप, वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। ये एक्चुअली में 0.6 टाइम्स होता है डेल्टा ओ का। फैक्चुअल है, बात याद रखनी है, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह से निकल करके आता है, ठीक है। हो सकता है हम लोग कैलकुलेशन भी करें, बट ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ 0.4 रहती है। और क्योंकि ये एक्चुअल एनर्जी से, क्योंकि एक अज्यूम्ड सेंटर है ना, एक अज्यूम्ड सेंटर समझ लो, तो एक एज्यूम्ड एवरेज लाइन समझ लो, उस एज्यूम्ड एवरेज लाइन से कम रहती है ये, ठीक है। ये इस एवरेज लाइन का क्या मकसद है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हमारे लिए, ये वेरी सेंटर बस एक वर्ड है समझो। तुम बस ये बात को ध्यान दो कि जो ओरिजिनल लेवल था उससे तो सबकी एनर्जी ज़्यादा है, ये ओरिजिनल लेवल है। अब ऐसा मत बोलना सर ओरिजिनल से 0.4 कम है, ये ओरिजिनल से 0.4 कम नहीं है, ज़्यादा तो सभी हैं। बस एक अज्यूम्ड सेंटर, कोई एक हाइपोथेटिकल सेंट्रल लेवल से कुछ लोगों की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोग की एनर्जी कम हो जाती है। अब जो ऊपर में रहते हैं ना हायर एनर्जी में, यहाँ पे बेसिकली दो ही ऑर्बिटल रहते हैं। ये कौन से दो ऑर्बिटल हैं डी के, वो वाले दो एनर्जी लेवल्स जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे बाकी 3 लोग जो लोअर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, जिनको कम रिपल्शन हो रहा था, वो लेवल्स हैं यहाँ पे। और ये जो 3 एनर्जी लेवल नीचे में फॉर्म होते हैं ना, इनका नाम हम लोग रखते हैं T2G। बस नाम है, तुम्हें याद रखना है। और इसका नाम रखते हैं EG, ठीक है, अभी देखेंगे। इनका नाम T2G लेवल होता है, इनका नाम EG लेवल होता है। T2G में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं जिनको फिलअप करना है, इसमें 2 ऑर्बिटल रहते हैं। मैं EG को एनर्जेटिक समझता था अपने समय पे, एनर्जेटिक वो ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, ठीक है, और T2G छोटे वाले हैं। अब यहाँ पे 6 लोग भर सकते हैं, समझ रहे हो। ट्राई करना ये समझने का कि अगर हमें 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है डी में, तो इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं। सुनते रहना ना। देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोला गया है ना डी में। डी तो ऐसा बन चुका है अब, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ एनी लिगेंड, वो ऐसा बन चुका है। तो देखो कैसे कैसे भर सकते हैं। मेथड 1 ये हो सकता है, मेथड 1 ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एक को भरें, एक को भरें, एक को भरें, एक को भरें और एक को भरें, ठीक है। और मेथड 2 ये हो सकता है कि एक को भरें, एक को भरें, एक को भरें और फिर से इसको भर दें। समझ रहे हो, ऐसे करके 5 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकते हैं इनमें, जो लिगेंड प्रोवाइड करने वाले हैं। बट कौन सा मेथड हम लोग एक्चुअली अडॉप्ट करेंगे, ये बात डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली कि वो जो, जैसे देखो यार, तुम चौथे वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे इसमें डालोगे तो रिपल्शन तो होगा ना इस इलेक्ट्रॉन के चलते। समझ रहे हो, एक पेयरिंग एनर्जी वर्ड तो सुना है ना हमें, हमने। देखो जैसे इस गैप को ना 1 सेकंड के लिए मान लो तुम, ऐसे ही सिंपल रखने के लिए हम लोग इस गैप को 2 जूल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो तुम इस इलेक्ट्रॉन को भरे, इस इलेक्ट्रॉन को भरे, इस इलेक्ट्रॉन को भरे, और अगर पेयर अप करने में, अगर पेयर अप करने में अगर 1 जूल लग रहा है, 1 जूल एडिशनल एनर्जी देनी पड़ रही है, बिकॉज ये बंदा रिपल्शन के चलते बोल रहा था जब तक तू 1 जूल एडिशनल नहीं देगा तब तक मैं पेयर अप नहीं करूंगा। तो 1 जूल लग रहा है ना, तो वो यहाँ भर जाएगा। बट मान लो अगर पेयर अप करने में
पेयर अप करने में अगर ये बंदा 3 जूल डिमांड कर रहा है, 3 जूल, तो ये क्या बोलेगा मालूम है भाई, 3 जूल देना ना, तो उससे अच्छा तो मैं ये वाला 2 जूल वाला गैप को कवर करके ऊपर चले जाऊं और ज्यादा एनर्जी खत्म खर्च ना करूं, है ना। इट्स ऑल अबाउट रिपल्शन। ठीक है, समझ रहे हो क्या। तो अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ये पी मतलब पेयरिंग एनर्जी है यहाँ पे, अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की, अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, समझ रहे हो ना, ये ज्यादा एनर्जी लग रहा है यहाँ पे, ये गैप ज्यादा बड़ा है, तो पेयरिंग भी लग, क्योंकि पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग की एनर्जी सरल है, कम है। ठीक है, पेयरिंग भी लकर। अच्छा तुम समझ पा रहे हो, अगर ऐसा होगा तो कैसे, कौन से हाइब्रिडाइजेशन होने के चांसेस है, क्योंकि नीचे नीचे वाले भर रहे हैं और ऊपर का 2 डी खाली हो रहा है, तो ऐसे केस में D2sp3 बनने के चांस ज़्यादा है ना। समझ रहे हो क्या। और अगर ये कब होगा, ये वाला केस था कि पेयरिंग एनर्जी कम थी, कम लगा, 1 जूल लगा वहां पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, गैप कम है ना, गैप बहुत ही कम है, गैप कम है, गैप को पार कर लेंगे पेयरिंग एनर्जी पे करने से अच्छा, तो है ना, मतलब ईजी विल गेट फिल्ड, ईजी लेवल्स विल गेट फिल्ड। ठीक है, और ईजी जब भर जाएगा तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp3d2, ये वाले डी तो यूज नहीं होंगे, इसके बगल में जो और बाकी जो रखे हुए हैं ना, इसके बगल में जो 4s रखा होगा, जैसे 3d था मान लो, इफ ऑल दिस वे 3d लेटेस्ट से, तो जो 4s और 4p लोग हैं और उधर 4d वाले लोग हैं, वो लोग यूज होंगे sp3d2। अच्छा तुम मेरे को अब ये बताओ, ताकि मुझे पता चले तुम जग भी रहे हो कि नहीं, मेथड 1 जो है, इसको मैं मेथड 1, अच्छा इन दोनों में कौन सा चीज़ जो है वो हाई स्पिन वाला है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस में बनेगा, मेथड 1 फिलअप होने से या मेथड 2 फिलअप होने से। सब लोग आंसर करेंगे मेरे को। ठीक है, सब समझ गए मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स, तो ये हाई स्पिन वाला हुआ, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, हम लोग ये याद रखेंगे कि पेयरिंग एनर्जी जो है किसी कंपाउंड के लिए लगभग कांस्टेंट रहती है, किसी एक मेटल के लिए, किसी सेंट्रल मेटल एटम के लिए पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट रहती है लगभग, वैसे वो वेरी करती है कंपाउंड टू कंपाउंड। समझ रहे हो, जैसे CO NH3 होल 6 बनाए या फिर CO H2O होल 6 बनाए, तो अलग अलग पेयरिंग एनर्जी रहेगी, बट उसको लगभग कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचो एक बार इसकी। फिर से बोलता हूँ सुनो, रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये हुआ कि पहले तो पांचों डी जनरेट पड़े हुए थे, पांचों डी ऑर्बिटल,
बट कोई एक्सटर्नल लिगेंड का ग्रुप आया 6 लोगों का, तो वो स्प्लिट हुआ। 6 लोग 6 एक्सिस से आए, तो जो दो सेम प्रकार के थे, जिनके ऑर्बिटल न्यूक्लियर एक्सिस में ही रखे हुए थे, वो अटैकिंग एक्सिस में ही रखे हुए थे, वो एक तरह के रिस्पॉन्स दिए। हेवी रिपल्शन होने के चलते ज़्यादा एनर्जेटिक बन गए। एनर्जेटिक ये लोग भी बने हैं, बट इनके जितने नहीं बने। ठीक है। और इनका कोई अज्यूम्ड एवरेज एनर्जी है। तुम मेरे को ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि यार ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके मान लो, जस्ट सेइंग जस्ट लाइक दिस, कि इनके एनर्जी जो है वो 8-8 जूल है, मान लो दोनों के 8 जूल 8 जूल। ठीक है। और नीचे वालों के मान लो 6 जूल 6 जूल 6 जूल है, लेटेस्ट से एनर्जी वैल्यू, है ना। तो गैप 2 का है। तो मैं बोलूंगा यार ये सब हटाओ, तुम मेरे को ये सब मत बताओ कि 2 के 8 हैं, 3 के 6 हैं। तुम मेरे को बताओ ऑन एन एवरेज कितने हैं सबके, ऑन एन एवरेज। तो तुम क्या बोलोगे? ये वाली एनर्जी वैल्यू को बोलोगे, ये बैरी सेंटर वाली एनर्जी वैल्यू को, है ना। 2 लोग 8 वाले हैं बोलोगे, ठीक है। 3 लोग 6 वाले हैं बोलोगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज इतना है बोलोगे। क्लियर है क्या? और ये जो भी एवरेज निकल के क्या आ रही है ना, 8 दूनी 16, 16 और 18 कितना होता है यार, 34 होता है क्या? ये जो भी वैल्यू निकल कर के आ रही है, ये इससे तो ज्यादा है, इस वाली लेवल से। ठीक है। लगभग 7 जो आ रही है, वो इनसे तो ज्यादा है, जो पहले 5 के आसपास हुआ करते थे मान लो, या फिर 3 के आसपास हुआ करते थे मान लो। हटा नहीं पा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है। ओके चलो, ये वही एवरेज वैल्यू है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखो, तुम्हारे बुक्स में ना यहाँ पे, ये जो डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन जो है, जो 5 डी जनरेट लेवल है, सभी डी जनरेट है। ये लोग ऑल्डो डी जनरेट तरीके से दिखाए नहीं है, इनकी गलती है, ये सब एक ही लेवल पे रहते हैं पहले। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो चीज है, ये कोई रियल जगह नहीं है, ये एक इमेजिनरी है। देखो यार, सीधी बात तो ये है कि हम लोगों ने जो जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल रखा था, एक लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन, एक पांचवा लोकेशन, एक छठवा लोकेशन, है ना। ये जो रखा हुआ था, इनको 6 लिगेंड अप्रोच किए ना। तो 6 लिगेंड तो काफी डायरेक्शनल तरीके से अप्रोच किए हैं इनको। दे हैव अप्रोच इन अ वेरी डायरेक्शनल मैनर। डायरेक्शनल मतलब इस जगह से अप्रोच कर रहे हैं क्या, ये जगह से तो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन है 6 ठो, ठीक है ना, 6 पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट अगर हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड लगाए होते, ये 6 की जगह स्पेरिकली यूनिफॉर्म फील्ड लगाए होते, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा भी तो कर सकते थे ना। ये 6 पॉइंट पॉइंट जगह पॉइंट अटैक ना करके एक यूनिफॉर्म फील्ड लगाते, तो क्या, तब क्या होते, तब सबके सब सेम एनर्जी लेवल से ऊपर उठे होते। इज इट क्लियर? तो ये एक इमेजिनरी है कि अगर हमने स्फेरिकल फील्ड लगाया होता तो, ये रियलिटी नहीं है, ये हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं है ये। ठीक है, दिस इज नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग को समझ में आता है कि अगर स्पेरिकल लगा होता तो सबको बराबर असर होता, बट सबको बराबर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लिगैंड कोई 6 तरफ से अटैक कर पाएंगे, और वो 6 तरफ जिससे अटैक करेंगे, वो 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स को अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे, 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स को अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे। तो दिस इज नॉट स्प्लिटिंग। यहाँ पे आओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब समझ रहे हो क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब T2G का भर जाना, भर जाना, EG तक बात ना पहुंचना, EG तक ना पहुंचना। ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बन कहलाएंगे। तो इनर ऑर्बिटल जब हो गए तो D2sp3 बनेगा फिर। ठीक है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डी, क्या लिख रखा है? कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ लीनियर ऑर्बिटल्स
आर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक रहेंगे, फील कर पा रहे हो क्या? क्योंकि अंदर वाले पूरे नीचे भर गए हैं ना, वो लोग भर गए हैं, वो अनपेयर्ड नहीं है, तो डायामैग्नेटिक रहेंगे। और हैव रिड्यूस्ड पैरामैग्नेटिज्म, ऑफ कोर्स कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, दोनों केसेस आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड एज लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड। ठीक है, जो अंदर में भरे हैं। ठीक है, अब एक बार देखते हैं हम लोग उनके ऑर्डर को। ऑर्डर लिखना नहीं है क्या इसमें? देखो ये चीज को लिखो कॉपी में। एक बार रिकनेक्ट होते हैं फिर।